Pratibha Suman is an acclaimed actor, theatre practitioner, poet, and author whose creative journey spans stage, cinema, and literature. She is a graduate of the National School of Drama, and she has built a reputation for performances rooted in authenticity and social consciousness. Alongside her work as an actor, Pratibha has emerged as a compelling literary voice with her poetry collection Urban Nakshal Biwi, a fearless exploration of gender, identity, social injustice, and the politics of everyday life. Her poems challenge conventional narratives surrounding women, power, and dissent, combining deeply personal reflections with sharp political insight. An unapologetic feminist, Pratibha's writings celebrate women's agency while interrogating the structures that seek to silence them. Whether on stage or on the page, she consistently uses art as a means of questioning authority, amplifying marginalized voices, and advocating for a more equitable society. Together with fellow NSD alumnus and actor Yashpal Sharma, Pratibha represents a generation of artists committed to using culture as a space for dialogue, resistance, and transformation. They run the film festival, Bollywood International Film Festival, which is a landmark annual event in Mumbai. It gathers audiences and the entertainment community into one place over a 3-day period every year to showcase and discuss contemporary independent cinema. So we'll go straight into the discussion, है ना? जलगांव से एनएसडी तक का आपका जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। मैंने तो मिलके आपसे काफी बातें की हुई हैं। Take us back to your early days, those बचपन वाली मेमोरीज एंड आप धीरे धीरे एक एक्टिंग और एक्टिविज्म दोनों चीजों की तरफ कैसे मतलब आप पहुंची, लेकिन बचपन से अभी तक। तो ये बड़ा लंबा स्पैन आपने दे दिया मुझे। तो बचपन से लेके अभी तक तो मतलब बहुत सारे, बचपन तो मेरा एक छोटे से गांव में गया है, बहुत ही स्मॉल टाउन में, जहाँ पे हम लोग फिल्म देखने जाया करते थे। और वहीं रेत रेत ऐसे मतलब सामने स्क्रीन है, नीचे रेत पे बैठो और फिल्म देखो। तो सब लोग अपने अपनी चीजें लेके आते थे बैठने के लिए कि भाई इस पे बैठेंगे उस पे बैठेंगे। तो ऐसे होता था। तो ऐसे हम हफ्ते में एक फिल्म जरूर देखते थे, हमारी पूरी फैमिली मिलके। तो इस तरह से हमारा पापा का बहुत ज्यादा रुझान था इसमें, फिल्मों में। तो एक तो गानों के लिए बहुत उनका था, गाना बहुत पसंद था उनको, और वो गाने बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। और उन्होंने गाने की किताबें, गाने लिख भी रखे थे अपने नोटबुक्स में, पुराने जो गाने होते हैं हिंदी फिल्मों के। और उनको फिल्मों में बड़ा मतलब अच्छा लगता था, शौक था उनको। तो उनका शौक था, लेकिन मैं धीरे 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 इतना इंटरेस्ट मेरा उसमें बढ़ता गया कि मैं फिर गाना गाना, फिर डांस करना, ये सारी चीजें मैं अपने छोटे से गांव में करती थी। मैं अपने पूरे छोटे से गांव की एक हीरोइन ही थी मतलब। कोई भी प्रोग्राम हो तो कौन करेगा? प्रतिभा। कोई भी चीज हो, गाना गाना है तो कौन गाएगा? प्रतिभा। कोई डांस है, कौन करेगा? तो प्रतिभा, है ना। तो उन दिनों ये श्रीदेवी लोग, जया प्रदा लोग, इन लोगों के गाने इतने पॉपुलर गाने होते थे। फिर मैं डफली वाले होगा उस पे मतलब डांस कर रही हूँ, छोटे से एकदम 8वीं 9वीं की, और मैं और वो डांस, और तो मजा आ जाता था मतलब। और फिर इतना प्यार मिलता था मुझे पूरे टाउन से, मतलब इतना मजा आता था मुझे कि सारा गांव मुझे प्यार करता था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने नाटक वाटक कभी देखा नहीं था। तो जब हमारे यहाँ एक शुगर फैक्ट्री है पास में, तो शुगर फैक्ट्री के वहां ना जो गणेश उत्सव होता है उसमें नाटक आते थे, पूना से, मुंबई से, यहाँ से वहां से वो लोग नाटक लेके आते थे। और उनको प्रोफेशनली जो भी फीस होगी
वो फैक्ट्री की तरफ से पे किए जाते थे, शुगर फैक्ट्री की तरफ से। तो उस वक्त वो नाटक मैंने पहली बार वहां पे देखा। मतलब हम लोग चल के जाते थे, एटलीस्ट हमारे वहां से वो फैक्ट्री होगी एटलीस्ट 5-6 किलोमीटर होगी, हम चल के जाते थे रात को। वो 8 बजे शुरू होता था, हम लोग इधर से 6 बजे शुरू कर देते थे चलना, और फिर पहुंच जाते थे बराबर। तो इतने रात को तो कोई गांव में से बस में नहीं चलती ना, और ऐसे कोई सुविधा नहीं कि भाई बैलगाड़ी के अलावा तो मैंने नाटक पहली बार वहां देखा। तो आई वॉज लाइक कि अरे ये तो मुझे करना चाहिए, यही मुझे करना चाहिए। क्या आपके उसके उस टाइम होगी मतलब 8वीं 9वीं क्लास होगी। तो अम, उम, तो मैं ना खुद को देखती थी, वो जो हीरोइन दिखती थी मुझे, उसकी जगह मैं खुद को ही देखती थी कि मैं हूँ वहां पे। तो ऐसे मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि अरे ये मतलब माय गॉड कितना सुंदर है ये सब कुछ। और फिर धीरे धीरे मुझे बहुत फैसिनेशन सा हो गया उससे। पर मैं जहाँ कॉलेज में पढ़ती थी वहां पे बस एक कथा कथन नाम का एक प्रोग्राम होता था, और वहां से जाके जो तालुका प्लेस है वहां पे जाके आपको बस से जाना, बस से आना पड़ता था। फिर वहां पे मैं स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गई कि चलो स्पोर्ट्स करते हैं, यहाँ पे तो कुछ और एक्टिविटी तो कुछ है नहीं, बस वो वहां पे भी जो भी एक गाने संगीत का प्रोग्राम होता था सालाना एक बार, वही उतना ही बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता था वहां पे। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरे ब्रदर को पढ़ाने के लिए मेरे पापा इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम लोग जो उन लोगों ने मतलब मम्मी पापा लोगों ने अपना एक बेंगलो बना रखा था जिलगांव में, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लेस था। तो वहां पे हम लोग शिफ्ट हुए, मैं और मेरा भाई। तो मतलब सारी जिम्मेदारी जो घर की वो लड़की की होती है, वो मेरी छोटी सी लड़की की, 10वीं 11वीं लड़की की, वो सारी जिम्मेदारी मेरी, और वो पढ़ेगा और मैं उसका खाना बनाऊंगी, उसका ख्याल रखूंगी, और साथ साथ लगे तो मैं भी जा सकती हूँ कॉलेज में। अच्छा लेकिन ऐसे टाइप, हाँ हाँ मतलब स्टेपनी नहीं होता है कोई इंसान क्योंकि तुम अपने भाई का क्या हो सके तो पढ़ लेना, वरना ये सके तो कर लेना, नहीं तो भाई को तो पढ़ाना ही है, वो तो पता नहीं डॉक्टर इंजीनियर उसको तो बनाना ही है ना। तो उस तरह से फिर धीरे 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 मैं मतलब धीरे धीरे क्या, मैं पहले ही दिन पहुंच गई वहां जहाँ नाटक करते हैं। मैंने कहा नाटक क्यों करते इधर हाँ इतना बड़ा कॉलेज है, नाटक तो जरूरी होता होगा यहाँ पे। तो वहां पे गई, वहां पे प्रोफेसर थे जो बैठे हुए रिहर्सल्स की तैयारी कर रहे थे, बहुत बड़ा स्टेज था। और फिर मैंने कहा अरे वाह इतना बड़ा स्टेज है यहाँ पे तो, और फिर मैं मतलब फैसिनेट हो गई काफी। तो फिर उन्होंने बोला अरे ये लड़की नहीं, कौन सी क्लास में हो? मैंने कहा मैं अभी मतलब 12th में थी मैं। तो बोले मैंने कहा मैं अभी जस्ट आई हूँ, मेरा आज फर्स्ट डे है। अच्छा अच्छा फर्स्ट डे और तुम इधर आ गई? मैंने कहा हाँ क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। तो बोले क्या करती हो तुम ऐसे? मैंने कहा कुछ करती तो नहीं हूँ मैं, बस यहाँ भाई का ख्याल रखती हूँ और मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा, तो एक काम करो, ये जरा ये जो पैराग्राफ है ये तुम पढ़ के जरा पढ़ के थोड़ा सा याद कर लो इसको ठीक से, और इसको सुनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स मैंने 15 मिनट्स में उसको लर्न कर लिया। हाँ हाँ हाँ, तो 15 मिनट्स में मैंने उसको लर्न कर लिया, और फिर मैंने उनको बोल के भी दिखा दिया। तो बोले अरे ये तो मतलब कमाल ही है, मतलब तुम तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने बहुत एक्टिंग की हुई है। तो नहीं, मैंने कहा मैं डांस में गाना ऐसे करती रही हूँ, स्टेज पे ही मैक्सिमम मैंने बहुत इंटरेस्ट से काम किया है। तो एकदम पहली बार नहीं कर रही हूँ कोई चीज, पर नाटक हाँ, ऐसे लाइन याद करके नाटक करना मैं पहली बार कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला यू आर सिलेक्टेड। मैंने कहा अरे वाह। मैंने कहा कौन सा रोल देंगे आप मुझे? बोले हमारे पास तो वैकेंसी ही हीरोइन के रोल की है अभी, तो अभी हमारी हीरोइन ही भाग गई है, और हम सर्च ही कर रहे थे कि कोई मिल जाए ऐसी लड़की जो कर ले, बहुत अच्छा रोल है, मेन रोल है, और इतनी कैपेबिलिटी भी हो उसमें तो वो कर लेगी। तो मैंने कहा, और नाटक का नाम था अस्मिता। तो हाँ,
तो उसमें मुझे गाना भी गाना था फिर, और फिर पूरा मतलब ये भी परफॉर्म भी करना था। तो फिर मैंने परफॉर्म भी किया, गाना भी गाया, और फिर वो लोग तो मतलब ऐसे बाग बाग हो गए कि मतलब क्या, तो मतलब हमें हीरोइन मिल गई, अच्छा ही हो गया, वो पहली वाली चली गई। वैसे भी लड़कियों की कमी होती होगी ना थिएटर में, वो तो तो। उस वक्त तो इतना नहीं करती थी ना लड़कियां, इतना तो कहाँ, मतलब ठीक था, मतलब मैक्स टू मैक्स अपर कास्ट की जो लड़कियां होती थी वो बहुत इनिशिएटिव लेके करती थी, है ना। पर हमारे जैसे देहाती लोग कहाँ पे, मतलब कहाँ से करेंगे ये सब चीजें। तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और मैंने अपना प्रूव भी करके दिखा दिया। हम पुरुषोत्तम करंडक ले आए उस साल। नॉट बैड। हाँ, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे नाटक के लिए। और फिर मैं उसमें हीरोइन थी, तो मेरे को फिर तुरंत जलगांव आकाशवाणी ने मुझे बुलाया। फिर मैं आकाशवाणी में थी, और फिर मेरे जो एग्जीक्यूटिव थे वो, उन्होंने एक दिन, ऐसे मैं काम कर रही थी उनके एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, मैं कुछ प्रोग्राम बना रही थी। तो मैं जैसे प्रोग्राम बना रही थी, तो एक उन्होंने कागज धीरे से खिसकाया, तो मैंने ऐसे देखा, उन्होंने पेपर के ऊपर, मैं जो लिख रही थी उसके ऊपर ही पेपर खिसकाया। तो मैंने कहा सर ये क्या है? ये बोले तुम्हारे लिए है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने देखा, अरे ये तो कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कुछ है ये। तो उन्होंने बोला ये तुम्हारे लिए है। मैंने कहा अच्छा, ये क्या करना होगा मुझे? कोई नहीं, अपन करेंगे अभी, फॉर्म भरेंगे तुम्हारा। तो उस वक्त तो ऐसी सिचुएशन थी, मतलब कि मैं ग्रेजुएशन तो मेरा हो चुका था, और हाँ, मेरा ग्रेजुएशन जस्ट ही कंप्लीट हुआ था। तो रिजल्ट नहीं आया था तब। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए है, तो ग्रेजुएशन तुम्हारा तब तक हो जाएगा, जब तक ये सारा कुछ प्रोसेस होएगा तब तक। तो मैंने कहा सर लेकिन मैं इतना बड़े इंस्टीट्यूट में, बोले पता है यहाँ पे कौन कौन पढ़े हुए हैं? यहाँ पे नसीरुद्दीन शाह पढ़े हुए हैं, यहाँ पे वो क्या अनुपम खेर पढ़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं, ओम पुरी यहाँ पे पढ़े हुए हैं। मैंने कहा बाप रे, अच्छा। तो मैंने सोचा अरे बाप रे, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में मुझे जाने को मिल रहा है। फिर मैंने वो फॉर्म भर दिया, 165 रुपीज का वो फॉर्म था, उन्होंने ही पोस्ट कर दिया, और उन्होंने ही वो पैसे भी उन्होंने ही भर दिए। तो उसके बाद उनका जवाब आया कि आपको सेंटर मिला है मुंबई। अच्छा। हाँ, तो वो वहां पे, यहाँ से मतलब मेरे वहां से जलगांव से मुंबई जाना होगा मुझे ऑडिशन के। ऑडिशन के लिए, मतलब जो पहला एग्जाम है उसके लिए। फिर हम लोग वहां पे ऑडिशन नहीं बोल सकते उसको, एग्जाम होता है बकायदा, एक रिटन एग्जाम होता है, फिर एक परफॉर्मेंस होता है, फिर आपका जीके भी चेक किया जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो सारा एग्जाम हुआ। मेरे वक्त कीर्ति जैन थी, फिर और भी मतलब बहुत सारे लोग थे, अंकुर जी थे, बहुत सारे लोग थे, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग थे। तो मैं उन दिनों मतलब इतना तो उन लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन ऑफ कोर्स वो फ्यूचर में मेरे टीचर रहने वाले थे सारे के सारे लोग। तो फिर मुझे फाइनल के लिए, वर्कशॉप के लिए वापस कॉल आया। फिर कॉल तो आया, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं वहां जाऊं, वहां पे रहूं, और फिर वहां पे जाके इतना मैं कर लूं। तो मैंने कहा 600 रुपए में क्या ही हो जाएगा ना, मेरे को 600 रुपए मिलते थे। तो सर बोले कोई चिंता मत करो तुम, कि इतना तुम एकदम ऐसा टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा तुम्हें, 1000 रुपीज मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो मैं टिकट कर लो। मैं गई, टिकट करके ले आई, मेरी दीदी थी एक, उन्होंने और मैं मिलके जाके टिकट करके लाए, और फिर आने का जाने का कर लिया, कि 5 दिन का होता है वो सारा प्रोग्राम, तो आने का जाने का ऐसे कर लिया, रिटर्न टिकट। और फिर और फिर मैं गई वहां पे, मतलब पहली बार दिल्ली भी अकेले जाना, है ना। हाँ, तो कभी मैं इतना दूर का जर्नी तो आज तक नहीं किया हुआ था। फिर वहां मैं दिल्ली गई, दिल्ली पहुंची, तो एक सरदार जी मिले। तुसी किधर जाना जी? मैंने कहा
मैंने कहा जी मंडी हाउस जाना है मुझे। हाँ। तो ओके जी, हाँ बैठा बैठा। फिर उन्होंने बिठाया मुझे। अब मैंने कहा सर किराया कितना होएगा? हाँ, किराया तो देखो जी, वैसे तो इतना होता है, वैसे आप इतना दे देना। मैंने कहा वैसे इतना क्यों दे देना? ये जी आप मेहमान हो, मेहमान हो, आ जाओ, बैठ जाओ। और उन्होंने सामान भी फटाफट ऐसे रख दिया और मुझे बिल्कुल बकायदा मंडी हाउस पहुंचा दिया, वकील लेन में। तो मैं वहां पे गई और वकील लेन में रही। और फिर मैं इधर से जा रही हूँ, यशपाल उधर से आ रहे हैं। अच्छा। सेम डे। दूसरे दिन जब सुबह सामान लेके जाना था वकील लेन से हॉस्टल, हाँ। तो मैं इधर से जा रही हूँ, उधर से यशपाल आ रहे हैं। वो देख रहे हैं मुझे, अरे ये कौन है भाई? हाँ। तो वो उधर से आ रहे हैं और मैं इधर से आ रही हूँ, जैसे फिल्मों में नहीं होता। ऊपर वाले ने ये जाओ उनको। हाँ। फिर बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले आप वकील लेन में रुके हुए हो ना? मैंने कहा हाँ जी मैं वहीं रुकी हुई हूँ। तो बोले आप वहां जा रहे हो हॉस्टल? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बैग ले लिया मेरे हाथ से, बोले चलो मैं आप आता हूँ, छोड़ देता हूँ आपको। तो आए वहां पे, वहां तक मुझे छोड़ दिया। और फिर दूसरे दिन से वर्कशॉप चालू हो गया। 5 दिन का वर्कशॉप होता है वो। 5 दिन के वर्कशॉप में सारे ग्रुप 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 बन जाते हैं और कुछ 250-300 लोग होते हैं, उसमें से 20 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो हमारे वक्त तो 20 ही थे, अभी शायद कुछ बढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। अच्छा। तो मैंने मेरा क्लासमेट था आशुतोष राणा, तो वो और उसका एक जोड़ीदार था श्रीवर्धन त्रिवेदी, और फिर मुकेश, ये तीनों चारों लोग एमपी से थे। फिर वो भी कुमुद भी एमपी से था। फिर वो बोल रहे कि अरे तुम्हारा करवाना है क्या? मैंने कहा क्या करवाना है? मतलब वो नाम दिखाना है क्या वहां पे? तुमको देखना है क्या नाम अपना? मैंने कहा मेरा नाम है वहां पे, आप चिंता मत कीजिए। तो इतना कॉन्फिडेंस था। तो बोले क्या है तुम्हारा नाम? मैंने कहा प्रतिभा, प्रतिभा है मेरा नाम, प्रतिभा जगताप होगा मैंने कहा वहां पे। तो अरे हाँ यार, ये लड़की को कितना कॉन्फिडेंस है। तो देखा मेरा चौथा ही नाम मेरा था। हाँ ये तो लड़कियों में तो पहला नाम तुम्हारा ही है। मैंने कहा पहला ही नाम मेरा होगा? तो लड़कियों में तो पहला नाम ही था ऑफकोर्स, पर लड़कों में चौथा नाम था मेरा। तो बोली ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस है तुमको। मैंने कहा है मेरे को कॉन्फिडेंस। फिर क्लासमेट्स बन गए हम लोग, सब लोग मिलके, और फिर 3 साल ऐसे निकले। मतलब एक के बाद एक से टशन, दूसरे से टशन, तीसरे से टशन, क्योंकि टैलेंटेड लोगों का जरा होता है कि भाई आई नो। और फिर यहाँ पे भी मैंने काम किया। हाँ। तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से अच्छा काम किया। मतलब श्याम बेनेगल जी के साथ काम किया, या गुलजार साहब के साथ काम किया, या राजकुमार संतोषी जी के साथ काम किया। तो इस तरह के मैंने अच्छे अच्छे जो लोग थे उनके साथ ही काम किया। तो सीरियल्स की तरफ मैं ज्यादा मुड़ी, इसलिए नहीं, मुझे लगा कि सीरियल्स से बचूं मैं ज्यादा। तो इसके बारे में हाउ वाज योर क्रिएटिव जर्नी और इन सारे। हाँ, ये जब डायरेक्शन की बारी कैसे आई मेरी, वो मैं बताती हूँ। कि अब ये तो देखो यशपाल का एक प्रॉपर एक चीज सेटल होते जा रहा था उन दिनों। तो मैंने सोचा कि वैसे भी अभी मतलब आई वॉज 25 प्लस हो गई थी मैं। तो मैंने सोचा कि उसके बाद थोड़ा लेट हो जाएगा ना बच्चों के लिए थोड़ा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अभी कर लेते, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स आएगी। तो उस तरह से मैंने सोच के फिर मैंने अपने आप को पैक कर लिया। हालांकि मैं तो उस वक्त छोड़ा कि जब मैं गुलजार साहब के साथ काम कर रही थी। तो हाँ, तो मैंने उस वक्त छोड़ा। तो मैंने सोचा कि हाँ काम तो मैं करूंगी ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज अभी जो टाइम है वो मुझे फैमिली के लिए थोड़ा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। वो लेट तो मतलब वो कुछ ऐसा हो गया कि उस वक्त मिसकैरेजेस और ये इसमें
मैं इतना उस रनवे में इतनी बुरी फंस गई कि वो ही मतलब उससे ही मुझे नहीं निकलने को हो रहा था। तो ऐसे लगने लगा मुझे कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया। ओहो, कितने साल पे आपके दोनों बच्चे हुए? और 9 साल में हुए ये शादी के। अच्छा, तो ऑफ कोर्स मैं सोच जिस चीज के लिए मैं सोच रही, हम कहते हैं ना कि जिस चीज के लिए आप वो करते हो, रेजिस्ट करते हो, वो शायद वही चीजें आपके साथ होने लगती है। फिर मैंने सोचा कि ये जो बच्चों के प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो भी मेरे डिफिकल्ट रहा, क्योंकि मिसकैरेजेस हो चुके थे। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपको लेटे ही रहना पड़ेगा। पर ये एक क्रिएटिव बंदे को आप एक तरह से जेल में डाल रहे हो ना। करेक्ट। तो उस तरह से फिर मैं उसके बाद भी मैंने नाटक भी किए, मैंने वो भी किए, पर उसके बाद मुझे बिल्कुल ही स्टक होके बिस्तर पे ही लेटे रहना है 6 महीने तक। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर मी। तो वो 6 महीने, फिर दूसरे बच्चे के वक्त 6 महीने, मैंने सोचा ये तो बहुत डिजास्टर है। तो अभी ये काम करते हैं कि इस टाइम को भी यूटिलाइज करते। तो मैंने उसी दौरान फिर मैं एक मुंबई एकेडमी थी जहाँ पे मैं जिम में जाती थी, तो वहां पे एक मुंबई एकेडमी करके थे जो वो फिल्म इंस्टीट्यूट था। तो वहां पे मैंने एक खान सर थे एफटीआई के, तो वो मुझे पढ़ाने लगे। ओ वाओ। हाँ, तो मैंने वहां बकायदा ट्रेनिंग ली, हाउ टू मेक द फिल्म एंड ऑल, प्लेसमेंट ऑफ कैमरा एंड ऑल थिंग्स, मैंने उसकी बकायदा एक ट्रेनिंग ली। और उसके बाद जब सेकंड बेबी हुआ तो वो मैं मुझे इतना ही मतलब होता कि जाके मतलब करके आते हैं। वो कोर्स बीच में छूट गया था ना सेकंड बेबी आने की वजह से। अच्छा अच्छा, वो मैंने बोर्ड सोचा क्या किया? तो तुम मेरे कोर्स मैंने 1.25 महीने में ही तुम चली आई क्या भाई? तुम एक काम करो, मैं तुम्हें घर पे पढ़ाने आता हूँ। हाँ, वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे फिर। तो ऐसे वो कंप्लीट किया मैंने वो कोर्स। वाओ। हाँ, लर्निंग का इतना वो था आपको कि मुझे हाँ, मेरे को हमेशा ही रहा हम्म, है ना। तो फिर- फिर मैंने फिर वो धीरे धीरे जो मैंने प्रेगनेंसी के वक्त जो लेटे लेटे जो भी कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए थे, फिर उनको धीरे धीरे डायरेक्ट करना शुरू किया। very nice। फिर हाँ, मैंने नई अम्मी बनाई, फिर मैंने खुली खिड़की बनाई, फिर मैंने छोटे छोटे मतलब फिल्म्स थे ये वही मैं, हाँ, फिर पिज्जा एमएमएस बनाई। फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री मैंने शुरू की थी, मेरी एक दोस्त थी प्रतिभा शिंदे, वो सोशल वर्क करती थी, तो जो आदिवासियों के लिए काम करती थी। तो उस वक्त हम जाते थे वहां पे आदिवासी पहाड़ों में। तो उस वक्त उसने बोला कि तुम्हारे ये बच्चे छोटे छोटे, अभी तुम करोगी क्या? अभी तुम एक काम करो, डॉक्यूमेंट्री बनाओ हमारे लिए। हम्म। तो फिर मैंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, हाँ, हाँ, तो वो इतनी बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनी, मतलब कि उसको मैं क्या ही बताऊं। मैंने जो प्रमोटर थी ना, मुझे वो प्रॉपर नहीं मिली थी, जो अब आपको बहुत पता नहीं होता है ना चीजों का। हाँ, तो वो प्रॉपर ना मिलने की वजह से उसने इंटरनेशनली मेरी फिल्म को अच्छे से प्रमोट नहीं किया। हाँ, तो उस वजह से वो एक साल है ना मेरा पूरा वेस्ट हो गया उस वजह से। और वो हुआ भी ये कि फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब क्या करें, मतलब फिर मैंने, हार तो मुझे मानना आता नहीं है ना। तो मैंने इंडियन जो फेस्टिवल्स थे सारे उसमें भेजना शुरू किया। फिर वहां अवार्ड मिल रहा है, वहां अवार्ड मिल रहा है, वहां अवार्ड मिल रहा है, वाह, वहां नहीं अवार्ड मिल रहा है, ऐसे हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा यस, नाउ आई बिकम द फिल्म मेकर। फिर जागरण फिल्म फेस्टिवल ने जब मांगी मेरी फिल्म की, वाह, दे दो मुझे तुम्हारी फिल्म, तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भी प्रमोट किया। फिर 2-4 जगह उन्होंने भी दिखाया अपने फेस्टिवल में। सडनली मेरे दिमाग में आपके भाई का फिर क्या हुआ? तो आप कुछ नहीं, उसने साइंस लिया था। थे? हाँ, साइंस लिया था उसने, बीएससी कर लिया, बीएससी बीएड हो गया वो। पर उसने टीचर की कोई नौकरी नहीं की, फिर उसने बिजनेस शुरू किया। ओके, हाँ, वेरी नाइस। तो अपन नक्शल बीवी बहुत पावरफुल, फियरलेस और बहुत पर्सनल किताब है। मैंने तो पन्ना पन्ना पढ़ी है।
ये किताब को लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इतना आपकी ओन लाइफ और एक्सपीरियंस इस पोएम्स में रिफ्लेक्ट करती है। और मेरी जो दोस्त भी रहे वो बहुत ही ज्यादा सोशल वर्कर्स या पॉलिटिशियंस, ऐसे दोस्त मेरे रहे हैं, तो उस वजह से वो बैकग्राउंड मेरा अच्छा रहा है दोस्तों का। तो उस वजह से क्या हुआ कि मुझे खाद पानी मिलना जो होता है ना, पेड़ को जो खाद पानी मिलना होता है, वो मुझे हमेशा मिलता रहा कि एक थिंकिंग लेवल पे या इस तरह से। तो उस वजह से मेरी फिल्में भी जिस तरह से बोलती है ना, वो एक सामाजिक ढांचे पे बोलती है या सामाजिक चीजों पे बोलती है या औरतों के बारे में बोलती है या उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बोलती है। तो उसी तरह से मेरी पोएम्स भी जो भी है वो भी औरतों के मुद्दों को लेके बहुत सटल वार करती है और बहुत सोशल भी बहुत लेवल तक, या पॉलिटिकल माने ही सोशल। सोशल होता ही है, पॉलिटिकल इज सोशल एंड सोशल इज पॉलिटिकल आज के जमाने में। यस यस ऑफ कोर्स। तो उस तरह से मुझे वो मिला है बैकग्राउंड, तो उस वजह से मेरा वो बैकग्राउंड रहने की वजह से मेरा जो राइटिंग भी है वो उस तरह का राइटिंग है जो पेरियार है या जो अम्बेडकरवादी है या जो लोग है जो जिनको वी कैन से इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, उस तरह के लोगों का कंटिन्यूअसली मेरे साथ रहना और उनका ये मुझे फीडबैक, तो उस वजह से रहा है। उस तरह का लेखन मेरे इसमें आया इस वजह से है कि वो एक रिवॉल्यूशन की ही बात करता है हमेशा। बहुत बोल्ड है और फियरलेस है। यस है ना? हाँ, Would you like like में गांव से मिला है बोल्ड फियरलेस? मैं फैसिनेटेड हूँ कैसे हुआ, क्योंकि ज्यादातर ही लोगों की सोच होती है कि गांव से तो एकदम सहमा हुआ तो इंसान होगा और बहुत गांव के लोग बहुत बोल्ड होते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे वो डिकोटमी के बारे में थोड़ा बताओ, यहाँ वाले लोगों की ऐसी क्यों सोच है? देखो, एक तो ये जो आदिवासियों के साथ जो मैंने काम किया है ना, तो आदिवासियों के साथ फिल्म बनाते 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 उनका जीवन संघर्ष क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका कल्चर क्या है, ये सब कुछ तो मुझे समझ में आया ना। उस दौरान एक तरह से वो बोलते हैं ना कि आप अगर घर में रहे तो एक ही किताब पढ़ी और बाहर निकले तो जाने कितनी किताबें हैं, है ना। उसी तरह से लाइफ में वो एक पैटर्न जो मुझे मिला लाइफ का उनके, उसमें इतना ज्यादा संघर्ष है, इतने ज्यादा वो लोग बोल्ड है, इतने ज्यादा आउटर है कि यू कांट इवन इमेजिन कि उनका जो सोशल लाइफ है, उनका जो सेक्स लाइफ है या उनका जो मैरिज का ढांचा है, वो आप देखोगे ना तो हमें लगता है हम तो पिछड़े हुए हैं। करेक्ट। तो अगर उनको एक व्यक्ति के साथ नहीं रहना तो हमारे इधर तो कोर्ट में जाओ, चपले घिसो, फिर वो क्या ही बोलेगा, वो उल्टा उल्टा बोलने को बोलेगा, ये बोलेगा तुम ऐसा ऐसा बोलो, ये ना। उनका कुछ नहीं होता है, उनकी पंचायत बैठती है, उनको बोला जाता है मुझे यहाँ से काड़ी मोड़ करना है, तो वो काड़ी मोड़ हो जाता है। हाँ, मुझे इस घर से काड़ी मोड़ करना है, मुझे इस घर में रहने के लिए जाना है, दूसरे वाले घर में रहने के लिए जा, तो बस वो परमिशन मिल जाती है उनको पंचायत से, हो गया, खत्म, बात खत्म। और औरत कोर्ट किसी तरह बिल्कुल इक्वल है, और मैं तो कहती हूँ औरतें ही उल्टा ज्यादा बोल रहे हैं उधर अच्छा आदिवासियों में, औरतों का डिसीजन ज्यादा माना जाता है। तो आपने बचपन में भी इन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया था कि इस तरह की फिल्म टेकिंग के दौरान आपका? जब मैं एनएसडी को जाने को हुई थी ना, तो मेरे घर से बड़ा विरोध हुआ था। अच्छा। तो उन लोगों का ये था कि शादी कर लो, अभी लड़की बड़ी हो, उनको तो 10th में ही लड़की बड़ी लगने लग जाती थी गांव वाले लोगों को। तो मेरे तो जो भी लड़कियां थी 10th में उनकी शादी की हो गई थी, तो 10th मैक्सिमम 12th बस, इससे ज्यादा नहीं। तो मेरे घर वालों के लिए तो मैं बहुत बड़ी हो गई थी, मतलब मेरी शादी की उम्र निकल चुकी थी। या
तो उनके लिए ये था कि मतलब इसकी तो शादी की उम्र निकलती जा रही है, उसको शादी करना चाहिए। तो एनएसडी वेनेसडी का तो कोई चक्कर ही नहीं था। अभी तो नहीं, अभी शादी कर लो, फिर तुमको जहां जाना है, तुम्हारा पति जहां भेजे तुम चली जाओ, है ना। हाँ। तो मैं तो पहले से शुरू से ही ना, मैं पता नहीं क्यों स्वतंत्र विचारों की रही हूँ हमेशा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑल द टाइम। हमेशा एक चीज को डिसाइड कर रही है तो फिर वो करना है। तो वो था कि उनका बहुत कंटिन्यूअसली विरोध होने की वजह से मैं घर से बाहर निकल गई, और एक दीदी थी हमारी, सोशल वर्कर थी, तो उनके घर में मैं रहने लगी। जब तक मैंने सोचा एनएसडी का मेरा रिजल्ट, मैं गायब ही हो गई, मतलब उनके हिसाब से मैं भाग गई किसी लड़के से। अच्छा, और यशपाल के आने से क्या हुआ घर में? तो जैसे उन्होंने बोला कि मुझे शादी करनी है इस लड़की के साथ, तो उन्होंने बोला हाँ जल्दी कर लो तुम लोग शादी क्योंकि हमारी लड़की बड़ी होती जा रही है, इधर हमें लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। अभी हमारे तो लोगों ने ये भी बोल दिया कि उसको जिससे भी प्रेम है उससे तो करवा दो उसकी शादी। तो बॉम्बे शादी करके आए कि यहाँ? नहीं, शादी करके आए थे बात कर। हाँ, तो गुलजार साहब और श्याम पेटुकल साहब के साथ कौन सा काम किया आपने? गुलजार साहब के तो वो तहरीर प्रेमचंद की था, वो मैंने उसमें गोदान में मैंने जो मेन लीड कैरेक्टर है उसमें वो किया था, बहू वाला। और फिर वो जो हीरोइन है वो उसकी, फिर ठाकुर का कुआं मैंने किया, उसमें जो गंगी है वो भी मेन लीड कैरेक्टर था। फिर मैं श्याम बाबू के साथ तो मैं बस शुरुआत करने जा रही थी, तो पहली फिल्म थी उनके साथ मेरी, तो हरी भरी मैंने की थी। तो थोड़ा सा हो गया था वहां पे कुछ अजीब सा पॉलिटिक्स टाइप का। यहाँ पे वो नहीं चीजें होती है ना कि जो टैलेंटेड व्यक्ति है उसको सहजता से कुछ मिले तो फिर बात और है ना। अ, सहजता से नहीं मिलने देते उसको, उसको बड़ा स्ट्रगल करवाते हैं। मैं वापस ओपन नक्शल पीके के जाऊंगी, क्योंकि उस पे मुझे ज्यादा फैसिनेशन इसलिए है कि कुछ चीजें आपने जो लिखी हैं दे आर वेरी हार्ड हिटेड है। हम्म तो वुड यू लाइक टू कुछ पंक्तियां बताओगे उसमें से? और हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक थोड़ा सा मैं पढ़ के बता। तो इस पे जाते हैं, रजनीगंधा पे। रजनीगंधा के नाम से मैं लिखती आई हूँ। अरे अच्छा, हाँ, तो उसमें मैंने ई बुक भी बनाई थी, अपनी पहली ई बुक। आपका पेन नेम रजनीगंधा है? हाँ, यस। तो रजनीगंधा के नाम से मैं लिखती आई हूँ। तो मैंने ये एक कविता अभी अभी बहुत मैं पढ़ना चाहूंगी, वो इस अर्बन नक्सल बीवी में से नहीं है। ये कुछ ये किताब का ही शीर्षक है, मेरे नेक्स्ट किताब का। तो ये है स्त्रियों का बुद्ध होना। अच्छा, है ना। तो ये है कविता का शीर्षक है स्त्रियों का बुद्ध होना। होती है स्त्रियां हमेशा स्त्रियां ही, उनके पति यानी स्वामी होते हैं, पर पत्नियों की कोई पत्नियां ब्रैकेट में है दासियां नहीं होती, वो होती है बस पत्नियां। यक्ष हो या दक्ष प्रश्न, एक सीता होती है कहानियों में, हकीकत में वो अनेक होती है। राम एक और सीता अनेक। सीता सीता होती है, वो बुद्ध नहीं होती। वो यशोधरा भले ही हो, पर वो बुद्ध नहीं होती, क्योंकि वो अपने हर फैसले के लिए अपने स्वामी पर निर्भर होती है। राम जाएंगे वनवास तो सीता भी उनकी छाया बनके उनके पीछे चलेंगी, और लक्ष्मण उर्मिला को अकेला छोड़ निकल पड़ेंगे बंधु प्रेम दिखाने। तब उनको उर्मिला का दुख नहीं दिखाई देता, इतिहासकारों को भी नहीं दिखा आज तक। पर फिर उर्मिला क्यों नहीं निकली दीवारों से, गाड़ दी गई या कुछ और। पर बुद्ध न बन जाए शायद
इसलिए उनकी आवाज को ही दबा दिया गया होगा। बुद्ध होना स्त्री के बस में हो गया तो फिर यशोधरा का दुख कौन समझेगा? अरे वाह, जो दूध पीते बच्चे को पालने में व्यस्त हो गई या व्यस्त करा दी गई, औरत के सम्मान का झांसा देकर। सीता होना आसान है, राम होना या बुद्ध हो जाना, या फिर यशोधरा होना जो बुद्ध के वापस आने पर बुद्ध से क्रुद्ध न हुई, सिर्फ बोली मुझसे कहकर जाते तो मैं मना नहीं करती। तुम दुनिया के लिए बुद्ध हुए तो मैं भी हो जाती तुम संग बुद्ध, थोड़ी सी मात्रा में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये कहाँ से आपते आए उर्फिया? क्योंकि एक दिमाग में चल रहा होता है, बहुत दिनों तक पक रहा होता है, फिर अचानक वो आना शुरू हो जाता है पेपर पे। कितना पर्सनल है, कितना ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल तो आई कांट से लाइक दैट। हाँ, क्योंकि हम हर मतलब क्रिएटिविटी में किसी का पर्सनल ढूंढने जाएंगे ना, जो खासकर जो अपने आप को इस ढांचे में डाल चुके हैं कि मैं राइटर हूं या मैं पोएट हूं, तो हर चीज में हम गुलजार साहब को उनकी पर्सनल ढूंढना जाएंगे ना, तो वी विल नॉट गेट गुलजार साहब, राइट, है ना। अमृता को हम हर चीज में उसका पर्सनल ढूंढने जाएंगे तो अमृता नहीं मिलेगी हमें, बिकॉज विजडम इज समवेयर, जो कि कहीं से आता है विजडम, इट इज ना चैनल है। हाँ, वी आर द चैनीज, Yeah. तो वो कहीं और से आता है विजडम। आपको जो परिवेश मिलता है, सामाजिक परिवेश आपको जो मिलता है, ये जिस तरह का ढांचा आपको मिलता है, सोशल ढांचा, उससे वो उपजता है। Correct. जैसे बीज हम डालते हैं जमीन में, अगर वो जमीन उपजाऊ नहीं होगी तो बीज नहीं फूटेगा, उसका पौधा नहीं बनेगा, ना उसका पेड़ होगा, ना उस पे फूल होंगे, ना उसके फल होंगे। Correct. एग्जैक्टली द सेम थिंग विथ ह्यूमंस। Yeah. तो इफ हमारे साथ भी हाँ, सेंसिटिविटी जो है आपकी, स्पेशली औरतों के प्रति, जैसे त्रिपन अक्षर पीढ़ी में भी अभी जो आपने पढ़ के सुनाया, जो आप कुछ देख रही हैं पर शायद कोई और नहीं देखता, या सब देखते बोल नहीं पाते। देखो, ये तो सबका अपना अपना क्रिएशन है ना, कौन क्या कहना चाहता है अपनी कलाकृति से। जब मैं 3 इडियट्स देखती हूँ तो मुझे मतलब सोनम वांगचुक की वो लाइफ मुझे दिखती है ना, जिससे आपने अरबों खरबों कमा लिए। और आज सोनम वांगचुक अगर डेथ बेड पे पड़े हैं तो वहां से कोई एक फिल्म फैटर्निटी जाके वहां पे जाके एक बार सिर्फ एक मिलने के लिए चली जाए तो क्या ही हो जाएगा ना, तो आपके ऊपर कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग मैं बोल्डली कह देती, मुझ में वो चीज है कि मैं कह देती हूँ, मैं नहीं डरती हूँ किसी से। अनबिलीवेबल बात है, क्योंकि आज के जमाने में छुट्टी इतनी ज्यादा हो गई है कि क्या डरते लोग, आइसोलेट हो जाएंगे, निकालते खाएंगे, पैसा नहीं कमा पाएंगे। व्हाट इज द रीजन? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि इस पे तो हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, है ना। ये तो बात अगर करने जाएंगे तो हम उसके रूट तक हमें पहुंचना पड़ेगा। हम ऊपरी ऊपरी चीजों से उसको इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, उसको उसका वो जो सही आकलन नहीं कर पाएंगे। अभी जो सोशल ढांचा बना हुआ है उसमें औरत का स्थान आज भी उस वक्त की औरत तक चला गया जो 1800 में थी। तो उस वक्त भी औरत को एक तरह से मतलब सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित किया गया हुआ था। वहां की सेवाएं देने के लिए आप
एक आपको एक औरत चाहिए, बस। और आज भी एक छोटी सी बच्ची को देख के उसमें क्या ऐसे उनके यौनांग ऐसे क्या विकसित होते हो है कि एक 60 वर्ष के बुजुर्ग को लगता है कि मैं इस छोटे से बच्चे के साथ कुछ कर लूं। तो इस तरह का जो ये जो फैब्रिक है, ह्यूमन फैब्रिक, इंसान इंसान के बीच का जो फैब्रिक है, वो कहीं ना कहीं खत्म किया गया है। और आपको बहुत धीरे 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 मेंटल इंजेक्शंस दिए गए हैं, है ना। तो ये जो फैब्रिक इंसान का इंसान के प्रति खत्म हो गया है, या इंसान आदमी का औरत के प्रति खत्म हो गया है, या किसी तरह से हम आज देखते हैं इसे कि औरत को एक विलन की तरह पोर्ट्रे करना। अगर 100 केस दहेज के होते हैं तब आपके मुंह से कुछ नहीं आता, पर एक लड़की ने कुछ गलत कर दिया, उसने उसके हस्बैंड को या वो प्रेमी को ड्रम में डाल दिया और उसको, अब उसकी साइकी क्या रही होगी वी डोंट राइट। 100 में एक केस आप इस तरह से उसको हाईलाइट दे देते हो कि पूरी औरत ही गंदी है। बिल्कुल। तो वो जो 100 केस है दहेज के, उस वक्त आपने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सही है। और ये जो एक केस हो गया, ये 100 में एक केस होना तो लाजमी है या होना नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज आपने फैब्रिक क्योंकि इतना खराब कर दिया है, सोसाइटी का जो फैब्रिक है, इंसान के इंसान का एक दूसरे से जो तालमेल है, वो जो प्रेम है, वो जो सुंदरता है एक दूसरे के रिश्तों की, वो खत्म कर दिया। तो अब तो वो खूबसूरती खत्म होने की वजह से हम कहीं ना कहीं भटक गए। अब ये भटकाव कितने सालों का, कितने वर्षों का या कितने सदियों का होगा वी डोंट नो, बट कंटिन्यूअसली विमेन हैज टू हैव टू से समथिंग अबाउट देमसेल्फ। कुछ ना कुछ कहते रहना चाहिए। और मैंने देखा है कि हमें विदेशों में यही बोला जाता है कि भारतीय औरतें बहुत कम लिखती हैं। तो वो चालू रखना चाहिए, कंटिन्यूटी में वो रहना चाहिए कि हम आज के जो भी माहौल है हमारा, उसमें भी औरतों का कितना, मैं कल परसों वहां पे सोनम वांगचुक जी से मिलने गई थी, तो मैं वहां देख रही थी कि औरतों का कुछ है ही नहीं, योगदान ही नहीं है। समाज में जब औरतों का योगदान ही नहीं होगा तो समाज कैसे चलेगा? बिल्कुल। आप चाहते हो कि इसको घर में बंद कर दे और इसको घर में ही रखे एंड शी इज गुड, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। मेरी माँ भी टीचर रही है, उसने भी सर पे ऊपर पल्लू दांत में ऐसे पल्लू रहता था उसका, कभी गिरा नहीं जिंदगी में कभी। तो भी वो एक मॉडर्न औरत थी। उसने अपने बेटी को पढ़ाया, उसने बोला कि नहीं बच्चे को पढ़ने दो। मेरे पापा को बोला कि नहीं उसको पढ़ने दो, उसकी 10th में शादी नहीं करना है। तो वो सब कुछ, शी इज मॉडर्न ऑफ कोर्स एंड थिंकिंग, ऑफ कोर्स शी इज मॉडर्न, दैट्स व्हाई मैं पढ़ पाई या मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाई। वहीं पे मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती तो ऑफ कोर्स मैं इतना उड़ ना पाती। करेक्ट। लेकिन देखा जाए तो हमारे आज सिनेमा और थिएटर में क्या कमी है कि हम इन सारी चीजों की ज्यादातर नहीं कर रहे, क्योंकि हम सुपरफिशियल लेवल पे सब कुछ चीजें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने जैसे हम बोलते हैं ना कि साउथ इंडियन सिनेमा क्यों ग्रो कर रहा है, व्हाई दे आर ग्रोइंग। वो कॉन्सेप्ट भले ही अंग्रेजी फिल्मों का ले लेंगे, लेकिन वहां की मिट्टी में मतलब ये करके उसको नया बना देंगे।
कि ये देखो, ये यहाँ की गांव की, वो वहां की औरत भले शहर की होगी लेकिन यहाँ की गांव की होगी, वो मिट्टी के बर्तन बना रही होगी या इडली बना रही होगी ऐसे, और फिर वो अचानक ऐसे कमर कस के फाइटर बन जाती है और फिर वो मारना शुरू करती है। वी बिलीव ऑन दैट बिकॉज हम जुड़ जाते हैं ना उससे। तो ये जुड़ाव हिंदी सिनेमा से क्यों नहीं हो पाता? वो इमेज क्यों है, उस इमेज को लेके, जैसे आपने बोला कि कुछ नहीं बदला है, जो 1800 की चीज है वो आज भी चली है, तो इमेजरी भी सेम है, वो नहीं बदल रही है ना। और यार उस नई इमेजरी जब आती है लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं नहीं, बेसिक क्या होता है कि ग्रामर तो एक, जो भी हम ग्रामर सीखते हैं कोई लैंग्वेज सीखने के लिए, तो हम ग्रामर सीखते हैं ना, तो ग्रामर सीखने के बाद उस ग्रामर को हमें तोड़ना भी होता है। ठीक। तो ऐसा नहीं होता है कि हम उसी ग्रामर पे चलते रहेंगे तो फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी, है ना। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग अप्लाइज विथ फिल्म मेकिंग ऑल्सो। यस यस। तो वो जो चीजें हैं वो इसलिए भी खासकर मतलब पुरुष प्रधान संस्कृति की जो ये बातें हैं, वो पुरुष प्रधान संस्कृति की ही बातें करते रहते हैं। विजय ही घर का व्यक्ति होगा जो घर के लिए बाहर जाएगा, काम करेगा, विदेशों में जाएगा, घूमेगा, वहां पे लड़कियां पटाएगा, वो यहाँ आएगा और एक सुंदर सी गांव की लड़की को देख के उस पे फिदा हो जाएगा। वो लड़की भी उसके लिए मतलब इंतजार में ही बैठी है, और फिर उनका प्रेम होगा और फिर वो मिलेंगे और फिर उनका मिलन इतना सुंदर होगा और फिर उसमें बीच में कुछ लड़ाई होगी, मारामारी होगी, फिर इनका खानदान फिर उनका खानदान, ये चीजें है ना। और मैरिज जा रहा है, मैरिज खुल जाना चाहिए हमें कहीं, मतलब पता नहीं कहाँ हम, मतलब वी आर समथिंग, कोई कोई और प्लैनेट के लगने लगे हैं अभी हम। जब भी मैं टीवी शोज वगैरह, टीवी सीरियल, आप इट्स वेरी गुड आपने अपने आप को बचा के रखा सीरियल्स, क्योंकि जब मैं देखती हूँ मैं सोचती हूँ ये कौन सी दुनिया है। हाँ हाँ, हर आई थिंक हर एपिसोड में, हर सीरियल के हर एपिसोड के एक बार ये वर्ड्स आते हैं, गंगा में, गंगा जैसी पवित्र होकर। तो मुझे ये लगता है कि आज से हम निकलेंगे बाहर, कि इस कहानी इतनी एक्चुअली हमें निकलने नहीं देना चाहते हैं कुछ फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं, वो जो फंडामेंटलिस्ट है वो हमें निकलने नहीं देना चाहते हैं इन सारी चीजों से। वो चाहते हैं कि यही पे रहेंगे तो हमारा फायदा है ना। करेक्ट। यहाँ से बाहर निकलेंगे, सोचेंगे, फिर हमें सवाल करेंगे तो फिर हम सफोकेट हो जाएंगे। इससे अच्छा सवाल तक आने ही मत दो। करेक्ट। सवाल करने की जो क्षमता है ना, वो तब प्राप्त होती है आपको जब आप एक तरह से परिपक्व हो जाते हो। और एक परिपक्वता से आता है सवाल, उसके बाद उठने लगते हैं वो अंकुर सवालों के, और फिर आपको लगता है कि पूछा जाए सवाल। पर सवाल इनके मन में इसलिए नहीं है क्योंकि उतनी परिपक्वता उनमें अपने आप में नहीं लाई है, इसलिए सवाल नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल प्ले। तो थिएटर में आपका फेवरेट यू कैन से प्ले राइट कौन था, और कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंसेस आपने जो किए थे? बेस्ट परफॉर्मेंसेस, हाँ मेरे कारण से जी बहुत फेवरेट, ये करण जी जो डायरेक्टर थे जी, वो मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। शाहजी मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। फिर मैंने अलकाजी साहब का तो टाइम नहीं देखा है मैं, लेकिन अलकाजी साहब के मैंने नाटक देखे हैं, है ना, वो जब रेपेट्री के साथ करते थे तो वो नाटक मैंने देखे हैं। अगर प्ले राइट में देखा जाए तो मुझे महेश एलकुंचवार और तेंदुलकर अपने मराठी जो भी प्ले राइट्स थे वो बहुत ज्यादा पसंद थे। करेक्ट। आपने मराठी वो बहुत ज्यादा, कहीं
मतलब मैं कहती हूँ ना, वो 50 साल आगे सोचते थे, है ना। तो ये कहीं पे भी नहीं आते फिर बाकी के प्ले राइट, फिर जो वो सामाजिक ढांचे पे बात करते हैं। मोहन राकेश भी अपने तरह से, उस तरह से देखा जाए तो बहुत कमाल के मतलब राइटर है, प्ले राइट है। पर मोहन राकेश से ज्यादा मुझे तेंदुलकर ज्यादा भाते इसलिए क्योंकि मुझे बहुत लगता है कि ये जो सारा जो ये जो ढांचा है, ये जो मैंने देखा है सोशल ढांचा, इस पे जो ये बात करते हैं, ये मैंने मतलब ये मेरे आंखों के सामने की बातें हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी उनसे जुड़ जाती हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा रिवाइवल भी हो रहा है मराठी थिएटर का, तेंदुलकर जी का, और अनेक जो प्ले राइट्स हैं पहले, आई थिंक 70s और 80s के, उनका एक रिवाइवल शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी वापस वो वाले प्लेज इतने ज्यादा रिलेटेबल हो गए हैं। वो रिलेटेबल रहेंगे क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ के तरह लिखे गए हैं, है ना, तो वो रेलेवेंट हमेशा हर सदी में रहेंगे। पर ये चीजें इंडिया से जब तक गायब नहीं हो जाती, कास्टिज्म, ये रिलीजन, ये सारी चीजें वैनिश नहीं हो जाती, तब तक हो रहेंगे, और मुझे नहीं लगता ये वैनिश होने वाली, नहीं हो रहे अभी। तो जब लगातार होने वाली है तो इतना ऐसा दौर शुरू हो गया है अभी कि बहुत मुश्किल लगता है कि कुछ बदलेगा। अभी तो बहुत, जो भी आएगा सत्ता में उसको बहुत काम करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। 25 साल पीछे से वापस उसको सोचना पड़ेगा कि मैं अब वापस इंडिया, हमें 25 साल पीछे है, यहाँ से हमें काम शुरू करना है। पूरी दुनिया ही पीछे चले गई है, नॉट जस्ट दुनिया ही, मतलब भारत की पूरी दुनिया ही पीछे चली गई कि दिन पूरी दिन। एनीवे, लेट्स सी क्या होता है। हमारा काम नहीं है एक्सप्रेशन, हमारा काम है जो हम देख रहे हैं उसको बोलना है, हमारा काम बयाना है, लेना है, में जैसे भी कुछ हो, तो अपना काम हम निभा रहे हैं, नहीं? जी बिल्कुल। मुझे कोई बोलता है, मतलब आज भी मुझे काफी सारे लोग बोलते हैं कि तुमको क्या पड़ी होती है, तुम क्यों लिखती रहती हो, क्या ही तुमको पड़ी रहती है, क्यों बोलना है तुमको, जरूरत क्या है, फालतू तुम्हें टारगेट करेंगे वो लोग। मैंने कहा क्या टारगेट करेंगे, मैं कोई बदतमीजी से बात कर रही हूँ या मैं ऐसा कह रही हूँ, गाली गलौज कर रही हूँ? मैं अपनी बात को तमीज से कह रही हूँ और सही और सच्चा पोर्ट्रे कर रही हूँ उस समाज को, तो उसमें क्या गलत, क्या है उसमें? बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा होता, अगर ऐसा सच में होता तो अभी तक अर्बन नक्सल भी बैन हो चुकी होती। सही है, नहीं है? लेकिन एक डॉक्यूमेंट में एक टाइम और स्पेस कैप्चर किया आपने, जो आगे आगे भी जो जनरेशन है उनके लिए, हाँ, बहुत जरूरी होगा देखना कि दुनिया ऐसी थी। हाँ, है ना? तो आखिर में आप देखिए, यशपाल और आपकी पार्टनरशिप का एज विक्रेज तो है, बच्चे भी हैं, अच्छे बड़े हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 sons you have, एज क्रिएटिव पार्टनरशिप बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, मतलब देखो, एक पार्टनर आपका आपके लेवल का हो तो आप उसको समझा सकते हैं चीजें बहुत आसानी से ना, कि मैं ये करना चाहती हूँ या मैं वो करना चाहती हूँ या मैं ऐसा सोचती हूँ या मैंने ये कहानी लिखी है तो तुम पढ़ो, या मैंने ये पोएम लिखी है तुम पढ़ो। तो उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल उतना होगा ना आपके पार्टनर का, तो ही वो आपको समझ पाएगा या आपकी कविताओं की जो धार है उसको समझ पाएगा। नहीं तो वो नहीं समझ पाएगा। अगर मैं एक मतलब समझो कि एक बैंक का मैनेजर है मेरा पति, और वो मैं उसको बता रही हूँ कि देखो मैंने आज ये पोएम लिखी, और फिर वो बेचारा अपना नोट गिन के इधर सीधा आ गया है, और फिर मुझे बोलेगा अरे यार छोड़ तो रहने दे, अभी वो मेरे को थोड़ा सा वो बना के दे कुछ खाने के लिए, है ना। तो ये जो फर्क है, मेरा जो पार्टनर, इसके हो रहा था जब आप बात कर रहे थे कि वो सेंसिटिविटी बैंक मैनेजर में क्यों नहीं हो सकती थी यशपाल मीने? हो सकती है, लेकिन मैं जस्ट जनरलाइज एक बात कर रही। आई नो, आई, हाँ, मैं बहुत जनरलाइज में स्पेसिफिक होके बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरलाइज वे में बात कर रही हूँ कि हाँ, अगर ऐसा होता कि मैं उससे शादी कर लेती किसी बैंक मैनेजर से, तो वो मेरी आर्ट को नहीं समझ पाता, मेरी सेंसिटिविटी को इतनी अच्छे से नहीं समझ पाता।
और ये जो आर्टिस्टिक जर्नी है आप तो, व्हाट अबाउट योर सेंसिटिविटी टू, मतलब कि आप दोनों कैसे किसी की के आर्ट से करते हैं? मतलब मैं यशपाल को देखो, उसके प्रोफेशनल किसी भी चीज में मैं उसको रोकती नहीं हूँ। वो उसके अपने डिसीजन है, वो क्या करना चाहता है या क्या करेगा। पर मैं ऑफ कोर्स उसको ये कभी डिमोरलाइज आज तक मैंने नहीं किया है कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, या उस तरह से मैं थोड़ा सा, अगर मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं बोलूंगी नहीं कुछ भी, पर अच्छा लगा है तो मैं पूरा फुल्ली मैं उसकी तारीफ करूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा। मैं अब तक 56 की तो आज भी तारीफ नहीं करते हुए थकती, मतलब कि ऐसा परफॉर्मेंस मतलब नहीं दे सकता, कोई नॉर्मल एक्टर नहीं दे सकते। तो वो मैं आज तक मैं उसकी मतलब फैन हूँ उस काम की। चाहे वो गंगाजल, चाहे कितनी भी फिल्में आ गई हो, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब तक 56 है ना। तो वो मेरा रहता है कि हाँ उस, और फिर दादा लक्ष्मी जब उसने बनाई ऑफ कोर्स, तो वो एक बहुत, मुझे लगता है कि वो एक लेजेंडरी काम है। करेक्ट। वो इतना लेजेंडरी काम है कि मतलब वहां तक पहुंचने के लिए हरियाणा को भी 25 साल लग जाएगी। सही है। सही, जो उसने एक सांस में कर दिया। उस काम तक पहुंचने में हरियाणा को और 25 साल लग जाएंगे। वाओ। So you have really encouraged him, यस। है ना? You're like his personal folk. कि करो ये, चलो करो, क्योंकि आप दोनों ने मिलके बॉलीवुड इंडस्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल भी किया है। अभी कौन से साल से चल रही है? 7th में चल, 7th पे। बहुत मुश्किल है फिल्म फेस्टिवल करना। मैंने तो लास्ट एला किया था, मुझे मालूम है। एक तो मैंने शुरुआत तो मैंने की थी जब मैं डॉक्यूमेंट्री अपनी अपनी लेके जा रही थी, तो मैंने बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल, बड़ा बड़ा नाम है उनका, दादा साहब फाल्के नाम रखा हुआ है अपने फेस्टिवल का, और इतना मिसमैनेजमेंट है, और कुछ मतलब लोग आ रहे जा रहे, कुछ पता नहीं किसकी फिल्म चल रही है, उसमें 2 ही ऑडियंस बैठी है पीछे। तो वो मैंने देखा, तो फिर मैं बड़ी उस दिन अपसेट हो गई थी। मैंने कहा ये क्या फेस्टिवल बनाते, क्यों बनाते? ऑडियंस तो एटलीस्ट ऑडियंस तो होनी चाहिए आपके पास देखने के लिए। फेस्टिवल है किस लिए? ऑडियंस के लिए ना। तो ऑडियंस ही नहीं, वहां पे 2 ऑडियंस है, फिर कोई आ रहे हैं, कोई वहां पे विदेश से आ रहे हैं, उनको प्रॉपरली पता नहीं है उनकी कब फिल्म चलेगी, क्या है, कुछ शेड्यूलिंग नहीं है, कुछ नहीं। फिर मेरा एडिटर और मैं उस फेस्टिवल में गए थे, हमें अवार्ड मिलने वाला था उस फेस्टिवल में। तो मैं और मेरा एडिटर जब वहां पे गए और हमने देखा, तो मुझे बोला कि मैम आप तो ऐसे 10 फेस्टिवल बना लोगे। मैंने कहा बाप रे, ऐसा सोच रहे होगे तुम? तो बोले हाँ मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने, वो बात आई गई होगी, मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। फिर मैं ना एक फिल्म कर रही थी, और छोटी एक फिल्म थी, कोई मतलब एक छोटे से बच्चे की कहानी थी। तो वो मैं करने जा रही थी उस वक्त। तो मेरी एक साथ में एक असिस्टेंट थी, तो उन्होंने मुझे बोला मैम आप फेस्टिवल क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा क्यों, फेस्टिवल करना चाहिए क्या? बोले आप बहुत अच्छा कर लोगे फेस्टिवल, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी है, फिल्म मेकिंग का भी है, और फिर आपको ये भी एक्सपीरियंस है कि आपके फेस्टिवल में काफी सारे फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्म गई है, आप काफी सारे फेस्टिवल्स घूमे भी हो, तो आपको पता है कि कैसे मैनेज होगा फेस्टिवल। मैंने कहा वो तो नहीं पता है मुझे, चलो फिर करके देखते हैं। फिर हम दोनों ने, मैं और जो थी चारू शर्मा करके थी, तो उन्होंने और मैंने ऐसे सोचा, और फिर वो जाके रजिस्टर करके आई नाम। और उसने मुझे बताया कि मैं नाम अपने लिए रजिस्टर कर रही हूँ ये। तो मैंने कहा अच्छा कर लीजिए, अच्छा नाम है, अच्छा नाम। तो हाँ तो मैंने कहा चलो ये नाम मिलना बड़ा मुश्किल है, पर आप जाके देख लो, एक बार करके देखे। तो वो मिल गया। अच्छा। मतलब बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये नाम हमें इतना आसानी से मिल गया। मुझे तो लगा था कि इसके 10 1 करोड़ भी मिलेगा ही नहीं। हाँ I know. मुझे लगा था कि 10 एक फेस्टिवल तो इसी नाम से चल रहे होंगे। हाँ। तो हमें इतना आसानी से मिल गया, और अरे बाप रे, कोई नहीं कर रहा था कि बॉलीवुड इंटरनेशनल। तो
तो वो किसी ने सोचा भी नहीं है मैडम बॉलीवुड इंटरनेशनल के बारे में। मैंने कहा अच्छा। और जैसे ही हमने किया पहला जो हमारा फेस्टिवल हुआ, हमें फिल्म फ्रीवे से अच्छा सा रिस्पांस आया। हमें अच्छी खासी 200 फिल्में हमें फिल्म फ्रीवे ने हमें दी, है ना। तो हाँ एग्जैक्टली, तो वो बहुत अच्छा रहा। और जो कि वो ऑनलाइन फेस्टिवल था और कोविड चल रहा था उस वक्त 2020 में, तो उस वक्त हमने सोचा नहीं था कि हमें 200 एंट्रीज मिल जाएंगी। तो उस वक्त हमें मिल गई, और पहले ही फेस्टिवल होने की वजह से वी वर सो एंथुसियास्टिक। तो हमने बहुत अच्छे से उसको किया ऑनलाइन। ऑफ कोर्स बहुत सुंदर हुआ वो फेस्टिवल। बट ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन प्रतिभा जी, बहुत अच्छा लगा बात। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इतना स्पेस दिया, सबसे बड़ी बात। वो इसीलिए तो बात कर रहे हैं आप सुनने के लिए।